नमस्कार, मैं विमल वर्मा चतुर्दिशा टाइम से। और आज हमारे बीच में है सुप्रसिद्ध, बहुचर्चित और एकदम तूफान उठाने वाले डॉक्टर बलारा साहब। आइए बात करते हैं डॉक्टर बलारा साहब से कि आज वो किस कार्यक्रम में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हुए थे। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी। हाँ, क्या कार्यक्रम था डॉक्टर साहब आज का? सराय औरंगाबाद में यहाँ एक्चुअली क्या है कि रविदास जयंती के साथ साथ दो जयंतियाँ और जैसे हमारे संत हेगड़े साहब हैं, उनकी जयंती मनाई जा रही थी और हम लोग वहाँ इसमें शिरकत करने आए थे। मकसद ये था कि एक तो लोगों को जानकारी दी जाए कि आपके साथ जो ये षड्यंत्र हो रहा है, आपको अलग अलग बांटा जा रहा है, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी रिजर्वेशन के नाम पर, कभी नौकरियों के नाम पर। इस चीज को कैसे आपको काउंटर करना है, अपने बच्चों को किस तरह से समझाना है। अगर हम आज समझे नहीं तो आने वाले वक्त में जो दौर होगा वो इतना भयानक होगा कि हम केवल और केवल लड़ते रह जाएंगे और असली मुद्दे कहीं और ही खो जाएंगे। असली मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा तो है समानता का मुद्दा, कि कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, कोई डंगर चरा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई डीसी लग रहा है, कोई चपड़ासी लगा हुआ है। तो इनके पद को सम्मान देना अलग बात है, पर समाज के अंदर इंसान के तौर पर किसी इंसान की दूसरे इंसान से इसलिए क्यों कम या ज्यादा इज्जत हो कि वो काम कौन सा करता है, या कितना पढ़ा लिखा है, या कितना पैसा है, या किस तरह के कपड़े पहनता है। तो लड़ाई ये है कि क्यों ना हम एक समाज में एक ऐसा संदेश दें कि हम इंसान हैं और इंसान किसी भी इंसान के साथ गलत होगा तो हम अपने सारे मतभेद भुला करके हम एक साथ खड़े होंगे और इंसानियत की लड़ाई को मजबूत करेंगे। तो मुद्दा तो ये था कि उन संतों के दिए हुए उपदेशों के ऊपर चल के हम आने वाले वक्त में अपने संतानों को समाज के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए, इस पर चर्चा की जाए और उसी पर आज चर्चा भी हुई। आज का जैसे विषय था अभी जात जात में जात है, जाति जाति नहीं, इस तरीके का कोई विषय था जी। बहुत ही सुंदर विषय भी रहा और इस विषय पर आपने बड़े अच्छे खुलासे भी किए। लेकिन जो देश के अंदर आज चल रहा है, सबसे ज्यादा जो चर्चित विषय है कोरोना का है या षड्यंत्र का है, लेकिन कंफ्यूजन है आम आदमी के बीच में कि भाई क्या कंफ्यूजन है। थोड़ा सा ये हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे कि क्या कंफ्यूजन है, कोरोना का वास्तविकता क्या है इसकी। मैं बीमार हूँ जी, मुझे पता होगा कि आपको पता होगा जी, जिसको जो मैं अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ तो मुझे मालूम होगा। एक ऐसी बीमारी आई जिसके अंदर डॉक्टर कहता है कि भाई तू बीमार है। बोला जी पता नहीं, मैं तो नहीं हूँ। बोला ना तू बीमार हो सकता है। बोला अच्छा जी, मेरे को तो कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, मैं तो ठीक ठाक हूं। करना हो सकता है। बोला जी अच्छा, कैसे पता लगेगा फिर? जी तू ना एक टेस्ट करा। अच्छा जी, वो टेस्ट जो बीमारी के 2 साल पहले खरीदा गया, मतलब बना 2015 में, भारत सरकार ने खरीदा 2017 में और बीमारी आई 2019 में। बोला वो टेस्ट करा। अच्छा जी, टेस्ट कराना पड़ेगा। करवा कौन करेगा? वहां पे जाके कराना पड़ेगा। करवाया, बोला पॉजिटिव आया। तू बीमार है? मेरे को तो ठीक ठाक हूं। नहीं तू को सिम्टोमेटिक बीमार है। कर मेरे को लक्षण तो नहीं है। अरे तू बेशक बीमार नहीं है पर तू कर सकता है दूसरे को। ये ड्रामा हो गया। उसके बाद बोलता है अच्छा जी क्वारंटाइन हो गया, अकेला हो गया, दहशत में हो गया, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कोई छत से कूद गया, कोई भाग गया, कोई कुछ। अब वो सोच रहा है कि क्यों भाग गया, क्यों सुसाइड कर रहा है, कहीं मैं अपने परिवार को ना वो कर दूं, मेरी तो इम्यूनिटी ठीक थी। और फिर एक दौर आता है जब आपको घरों के अंदर कैद कर दिया जाता है, एक एक करके अकेले अकेले हर तबके को चेक किया जाता है कि किस में लड़ने की कितनी हिम्मत है, और फिर उसको उसके पिछवाड़े लाल किए जाते हैं डंडे से, उसके चालान काटे जाते हैं खुली हवा में सांस लेने के, उसके काम धंधे ठप किए जाते हैं, उसके सारे अधिकार जो उसको नागरिक होने के नाते मिले थे वो सारे ठप कर दिए जाते हैं और उसको घर पे बिठा दिया जाता है। इन सारी चीजों के पीछे से नए नए कानून लाए जाते हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए खेती का कानून लाया जाता है और लाया जाता है। तो समझ में आता है कि ओहो ये कॉन्स्पिरेसी तो वहां से चल रही है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री 2 बार कर चुके हैं, एक बार लाल किले से, एक बार संसद में, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझा, देखा, गूगल किया, गूगल पे तो उसके अंदर तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। क्योंकि फिर देखा यार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है सुंदर पिचाई, जो इस टाइम गूगल का सीईओ है। ओहो गूगल तो नहीं बताएगा, यूट्यूब पर ढूंढते हैं, यूट्यूब का मालिक भी गूगल ही है। ओहो फेसबुक पे देखते हैं मार्क जुकरबर्ग, अरे वो भी उसी का मालिक है। फिर कौन सा मीडिया हाउस, बीबीसी पे जाते हैं, उसमें तो बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है। चलो दूसरे चैनल पे जाते हैं, कोई और नाम निशा ले लेते हैं थोड़ा उल्टा, अल जजीरा पे पहुंचते हैं, बढ़िया चैनल होगा, अल जजीरा में भी इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की।
भारत का सारे चैनलों में अंबानी अडानी के वेंचर्स में बिल गेट्स की, सारे बीज बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है। ये जो आपको केमिकल दिया जा रहा है अमृत बूटी का, ये भी बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है। तेरे की बिल गेट्स ना किसान, फिर भी वो खेती के कानून डिक्लेयर बता रहा है कैसे बनाने हैं, ना वो मेडिकल प्रोफेशन से, फिर भी वो सारा बता रहा है। फिर पता लगे अच्छा चलो ये बूटी ले लिया आपकी तो फिर तो ठीक हो जाएंगे। भाई हाँ हो जाएगा, चलो फिर तो नहीं मुंह ढकने की जरूरत होगी। कह ना जरूरत है, मुंह ढकना पड़ेगा यार। अच्छा चलो फिर दोबारा तो नहीं पॉजिटिव आऊंगा। कह ना आ सकता है। अच्छा मैं किसी और को तो नहीं फैला सकता है। फिर भाई लिए और मेरे बिना लिए में क्या फर्क है? बोले कुछ भी नहीं। अच्छा मैंने ले ली, मेरे को कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है, कंपनी तो अपनी वेबसाइट पे बोल के कहती है। मैं कहता चलो मैं नहीं लेना चाहता, सॉरी हो सकती है, हाँ हो सकती है। तेरे को कुछ हो जाए लगाने के बाद बूटी, मेरे को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? कह रहा तू, क्योंकि तू लगवा रहा है, वॉलंटरी है। भारत सरकार ने तो बोला है कि भाई ये तो जबरदस्ती नहीं है। अच्छा चलो फिर ठीक है मैं ना लगवाऊं। कह रहे ना नहीं लगवाएगा तो तेरे को बस में नहीं चढ़ने देंगे, तेरे को डीसी ऑफिस में नहीं जाने देंगे, तेरी पेंशन रोक देंगे, तेरी सैलरी रोक देंगे, तेरे को दफ्तर में नहीं घुसने देंगे, तेरे बच्चे को स्कूल में नहीं घुसने देंगे। जिम्मेदार भी मैं ही, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मेरे को कुछ हो सकता है उसकी कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं। लेकिन जबरदस्ती की जा रही है तो खेल समझ में आता है कि अच्छा ये खेल तो ऐसे चल रहा है। वही WTO जो खेती के कानून लाने के लिए मजबूर कर रही है, वही WHO जो आपको जबरदस्ती एक तरह का इलाज करने के लिए मजबूर कर रहा है, वही यूनाइटेड नेशंस के अंदर 500 जो बड़ी फैमिली है फॉर्च्यून 500 वाले, ये ग्लोबल जो एलिट्स हैं, ये चाहते हैं पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में भी हो और ये इनके हिसाब से हो, जितनी ये चाहे उतनी हो, उनके पूरी तरह से कंट्रोल में भी हो और डिपेंडेंट भी हो। तो ये षड्यंत्र इस तरह से है कि आपकी सारी चीजें, आपके पानी के कनेक्शन नए आएंगे, बिजली का मीटर बाहर लगेगा, मोबाइल के लिए नए कनेक्शन आएंगे, हर चीज की नई चीजें नई सिरे से बनेगी। आपको नया आधार कार्ड भी आएगा। अभी तो अंगूठे वाला आया ना, अभी रेटिना वाला आएगा, आंख वाला। नए सीसीटीवी कैमरास लगी रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, RFID चिप जो यहाँ लगने वाली है, फिर आपकी गुद्दी में लगने वाली है, फिर न्यूरा लिंक आ रहा है, फिर स्टार लिंक आ रहा है, और फिर एलन मस्क एंटर करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, आपको जबरदस्ती टैक्स वसूला जाएगा, आपका सड़क के ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय दीज एलिट्स। दिस इज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन आप जाओगे, सर्च करोगे, वहां आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। भाई पिछले 7 सालों में अगर सब कुछ अच्छा हुआ है तो उम्मीद कर लेंगे कि हम सही रास्ते पर हैं। अगर सब कुछ खराब हुआ है तो समझ लीजिए आगे इससे भी बहुत बुरा दौर आने वाला है। और अगर ये नहीं समझ सकते तो हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखने के लिए अभिशप्त हैं, ये समझाने के लिए हम लोगों के बीच आए। डॉक्टर साहब, जैसे कि सरकारों के द्वारा भी ये बातें बार बार जो है सामने आ रही है कि देश बदल रहा है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब जितने भी नारे दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे नारे विपरीत दिशा में नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए देश बदल रहा है, डेफिनेटली बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो किस तरह बदल रहा है ये हर कोई जानता है। आपका काम धंधा अच्छा चल रहा है कि खराब हुआ है, आपको सुरक्षा की महसूस ज्यादा अच्छा सुरक्षित महसूस हो रहा है देश, या तो आप डरे हुए हो, आपके बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी हुई है या खराब हुई है, बाकी हेल्थ आपकी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हुई है कि खराब हुई है, रोजगार के साधन बढ़े हैं कि कम हुए हैं, पैसा कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है, अर्थव्यवस्था अच्छी है कि बुरी है, दुकानदार अच्छे हैं कि बुरे हैं, नौकरी पेशा खुश है कि दुखी है। इससे तो पता चल रहा है देश बुरा है, या इससे देश बदल तो रहा है, लेकिन किस दिशा में वो लोगों को भी मालूम है। रही बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की, तो उनका ये मकसद था अपनी बेटी को अपने आप पढ़ाओ और अपनी बेटी को हमसे बचाओ। ये बीजेपी का नारा था कि हमसे बचाना है। हम सारे के सारे सेंगर जैसे हैं, नित्यानंद जैसे हैं, जो सारे रेपिस्ट कल्चर के लोग हैं। ये खुद प्रधानमंत्री के ऊपर लड़कियों की जासूसी के आरोप है यार, दंगेबाज आदमी है, तड़ीपार आदमी है, इनसे बचाना है। उनका नारा ये था अपनी बेटी को अपने आप पढ़ाओ और भाजपा वालों से बचाओ, संघियों से बचाओ, ये था नारा। तो डॉक्टर साहब, इतना खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर, सभी लोग जानते हैं इस बारे में, तो तमाम राजनीतिक दल, तमाम सामाजिक संगठन ये क्यों चुप हैं? क्या कहना चाहिए? लोग नहीं बोल रहे, इसलिए राजनीतिक दलों को चिंता नहीं है। राजनीतिक दलों को क्या मतलब है, दोष मरे गड़े पड़े। अभी तक भी तो आपके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे थे। कौन राजनीतिक दल बोला? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोला हो, कोई यादव बोला हो, भजनलाल फैमिली बोली हो, बंसीलाल फैमिली बोली, चौटाला फैमिली बोली हो,
या खट्टर पट्टर या कोई बीजेपी या कोई और नेता बोला हो, जीता हुआ बोला हो, हारा हुआ बोला हो, जिला पार्षद बोला हो, हारा हुआ पार्षद बोला हो, सरपंच बोला हो, कौन बोला? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पब्लिक को इससे फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक बोलने लगेगी उस दिन ये सारे नेता लग जाएंगे वैसी ही भाषा बोलने। अभी हम जैसे पागल हैं, हमको पागलाए हुए बोलते हैं, हम बोल देते हैं, देखी जाएगी जो होगा। ऐसे अन्याय होते हुए तो देख नहीं सकते। हमने जिस घर में जन्म लिया वहां पता नहीं, मतलब हम तो नहीं देख सकते। सिंपल है भाई, मैं तो नहीं देख सकता। और मैं तो अपने बच्चों को इस तरह के देश में मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करता जहां मुझे बोलने की आजादी ना हो। मैं तो अपने बच्चे को लेकर के बड़ा चिंतित हूं और मैं तो आवाज उठाऊंगा। मैंने तो अपने बच्चे को भी बोला है, तेरे को अगर तेरा टीचर क्लास के अंदर गलत पढ़ा रहा हो तो तुझे बोलना है। बेशक स्कूल छूट जाए, बेशक पढ़ाई छूट जाए, अनपढ़ रहना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे शरीर का रिस्पेक्ट, तेरे शरीर का सम्मान, तेरी इच्छा का सम्मान मेरा पहला धर्म है और मैं उसका अपना धर्म निभाऊंगा। मैं तेरे शरीर को तेरी मर्जी के बिना कोई केमिकल नहीं लगने दूंगा, इसका मैं वादा करता हूं। जीते जी तो कम से कम नहीं लगने दूंगा, मरने के बाद 100 बार कुछ भी हो। और उसको भी यही बोला हुआ है, अपने शरीर की इज्जत के लिए जान भी देनी पड़े तो दे देना। ये मत सोचना कि नौकरी करनी है या कहीं फार्म भरना है तो ये लगा लो ना। भूखा रह लियो, भीख मांग के खा लियो, लेकिन अपने शरीर की इज्जत नहीं सौंपनी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आम आदमी बोलना चाहता है, इसके मतलब कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी खतर को ना लगवाए, लेकिन शासन प्रशासन तमाम चीजें जो है जबरदस्ती उसको लगा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे जी, वो क्या कर सकता है आम आदमी वहां पर? और हमें क्यों नहीं लगा पाया? सोशल मीडिया पर हमें क्यों नहीं लगा पाया? बिल्कुल पाबंदी है। हमें क्यों नहीं लगा पाया आज तक शासन ने? हमारा मुंह क्यों नहीं ढक पाया प्रशासन ने? है किसी की औकात? जब अकेले थे तब भी ऐसे ही थे, अभी तो चलो लोगों का साथ मिलने लगा। जब बिल्कुल अकेले थे ना, तब भी हम लोग सड़क पर ऐसे ही उतरते थे। सुशील भाई जब भी सड़क पे उतरते थे बिना किसी मुंह ढके निकलते थे। भाई साहब, कौन जबरदस्ती कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। आप लालच में फंसे हो, आप अपना आचरण छोड़ चुके हो, आपको अपने ही शरीर की इज्जत नहीं है, आपको अपने ही परिवार की इज्जत नहीं है, आपके लिए धंधा और पैसा इतना बुरा हो, इतना अच्छा हो गया, मतलब क्या, मतलब कुछ भी सौंप दोगे आप अपना। आज तो आपसे जबरदस्ती आपकी बाजू मांगी जा रही है, कल को आपके शरीर पूरा मांगा जाएगा, दे दोगे क्या? कल को आपकी बेटी का शरीर मांगा जाएगा, दे दोगे क्या नौकरी के लिए? आज ये बात है सिद्धांत की। आप अगर बोल नहीं रहे हो, सरकारों को मालूम है बुज़दिल लोग हैं तो नहीं बोलेंगे, अगर लोगों का जमीर जाग गया तो बोलेंगे। और इसीलिए हम उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा शरीर, किसी की मजाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है, कुछ लोग कहते हैं अरे सुप्रीम कोर्ट ना कहे, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई चला जाएगा अगर कोई जज बन के, तो उसकी बात को चुपचाप मान लेंगे क्या हम? नहीं भाई, अगर वो गलत निर्णय करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करेंगे। अगर भारत सरकार कुछ गलत करेगी तो हम उसकी भी अवमानना करेंगे। नहीं मानते हम बात तुम्हारी जो गलत है, गलत बात किसी भी कीमत पर नहीं मानते। और इसलिए जनता सरकार मोर्चा का गठन हुआ। जनता बताएगी तुमको क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे जो ताकत मिली है वो जनता के पैसे से, जनता की वोट से मिली है। इसलिए जनता सरकार मोर्चा का गठन हुआ है कि हम बताएंगे तुमको तुम क्या करोगे। ये ऐसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं चलेगा, तुमको बताना। तुम अब बता भी दिया जनता ने। किसान आंदोलन चला, सीएम की औकात नहीं थी अपना हेलीकॉप्टर उतार ले, डिप्टी सीएम अपनी को रैली नहीं कर पा रहा था, एमएलए छुपते हुए फिर रहे थे। जेजेपी के एक विधायक ने तो बोला भी था लोग के कच्चे छुपवाने पड़ेंगे, नहीं तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे हरियाणा वाले। इससे ऊपर और क्या होती है जनता की ताकत भाई? बस जनता के लोग अपना जमीर जिंदा करें और बताएं इनको कि मालिक हम हैं, उतरो यहां से। अगर जनाजा थोड़ी है, सिंहासन ही तो है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्या जरूरत पड़ी है? मरे हुए हो ना, मरे हुए हो तो तुम उतरो यहां से। जनता आएगी, जनता बताएगी क्या करना है। और यही चीज है, यही लोगों को बता रहे हैं हम, यही जगा रहे हैं। जगाने का ही काम जनता सरकार मोर्चा का। आजकल कॉलेजों में, नौकरियों में हर जगह जो है मास्क कंपलसरी कर रखा है, सैनिटाइज कर रखा है, तमाम चीजें कर रखी हैं, जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट भी? जैसे आपने क्या किया है, अभी तक भी आपके ऊपर कोई चालान नहीं कर पाया कोई भी? गलत जानकारी है ना, नहीं है भाई। हरियाणा सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन डीपीआर ने 3 दिन पहले बकायदा अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि महामारी अलर्ट जैसी कोई चीज हरियाणा में नहीं है, हम सारी पाबंदियां हटा रहे हैं। हरियाणा में सब कुछ हट चुका है, बाकी स्टेटों को सबक लेना चाहिए। नौजवान साथियों को तो आंदोलन करने की पहल करनी चाहिए थी। वही अगर मुझसे पूछेंगे कि बलारा क्या करना चाहिए, अरे भाई तुम्हारे को खुली हवा में सांस लेना है, तुमको अपने शरीर की इज्जत रखनी है, अपनी इज्जत रखो, अपनी बहन बेटी की, अपने परिवार की इज्जत के लिए अड़ जाओ, मर जाओ यार। योद्धा के शहर घर में जन्म लिया है, आप किसी भी कौम में बिलोंग करते हो, आपकी कौम में योद्धाओं की कमी है क्या?
आप राजपूत हैं, आप रोड हैं, आप जाट हैं, आप वाल्मीकि हैं, आप चमार हैं, आप आपके हर कौम में एक से एक संत और एक से एक योद्धा मिलेगा। उनसे प्रेरणा लेकर अड़ क्यों नहीं जाते हो इन हरामखोरों के खिलाफ? लड़ क्यों नहीं जाते हो? खड़े क्यों नहीं हो जाते हो? खड़े हो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। कोई नहीं अंदर घुसने दे रहा है, बाहर बैठ जाओ धरने पर। 2 दिन धरने पे बैठो, तीसरे दिन अपन खड़े होंगे, पूरा हरियाणा खड़ा होगा आपके साथ। पर अगर नहीं 2-3 दिन भी चल पाएंगे तो फिर उसमें हमारी क्या गलती है भाई? अगर आप ही अपनी लड़ाई शुरू नहीं करोगे, हम किसको क्या कहेंगे? अभी हम कह रहे हैं कि जिस को साइड इफेक्ट हुए हैं, अपने साइड इफेक्ट की लिस्ट दो हमको, आओ इकट्ठे होकर के और चलते हैं हिसाब मांगने उससे जो वहां बैठा है। अगर वो नहीं देंगे लिस्ट तो इसमें गलती किसकी है? उन्हीं की है ना, जिनको नहीं चाहिए। गलती तो उन्हीं की है जो खुद ही लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हम कहां से करेंगे? मैं क्यों मुआवजा दूंगा आपको? अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको अपने भाई देखो क्या होता है। हमारी किस्मत अच्छी थी भैया कि हम लोग जेल में जिस तरीके से गए थे, जिंदा वापस आ गए। ये तो भला हो हमारी धर्मपत्नी बाहर बैठ गई, नहीं तो रात में ही टीका लगा के ठोक देते। क्या करते फिर? ये बड़ा कर रहा है, ये बड़ा बकवास कर रहा है। अंदर जज साहब घुसने नहीं देंगे जेल में अगर आपने नहीं लगवाया हुआ है पहली डोज। मेरा तो टेस्ट नहीं करवा पाए पुलिस वाले। मैं कहा नहीं करवाऊंगा, बोला जज साहब अंदर नहीं लेंगे। मत लो, बोले 1 FIR हो जाएगी, 100 हो जाए, नहीं करवाता। मेरी मर्जी है, मेरे शरीर के नाक में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, मेरी मर्जी है। जेल के बाहर खड़े रहे पूरा दिन रात वो बाबा जी करवा लो यार। मैं कहा अपने आप लाओ, अपने आप फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए। मैंने नहीं करवाया, पुलिस वालों ने बोला मैंने नहीं करवाऊंगा भाई, मैं तो नहीं करवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत है, वहां जा रहे थे, मैंने कहा जान दे दूंगा, मैं करवाऊंगा नहीं। मेरी वीडियो पड़ी है वो नीडर इंडिया वाले उस यूट्यूब चैनल पे, मैंने कि ऐसे RT-PCR करा दे। मैं लेट गया धरती पे, चिल्लाया मैं जो बुरी तरह से, नहीं करवाता। मैंने चिल्लाया अस्पताल वालों को, सालों आज तुम चुपचाप मेरे को देख रहे हो, कल तुम्हारी लड़की का रेप ऐसे ही करेंगे ये, जैसे अब ये मेरे शरीर के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये रेप यही तो होता है, शरीर के साथ जबरदस्ती करना, यही तो कर रही है सरकारें। और इसी के खिलाफ लड़ाई है। अपने सम्मान की इज्जत करना हमारा अपना धर्म है भाई। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, आप अपना धर्म निभाइए, सिंपल सी बात है। और इसमें क्या करना है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है आप चल भी रहे हैं, सरकारें भारतीय संविधान के खिलाफ जाके सारे काम कर रही है। आम आदमी के लिए एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे सर? आखिरी संदेश ये है भाई, भारत सरकार संविधान को ही बदल रही है। आपको पता लगे, भारत सरकार संविधान को ही बदल रही है। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर इनको इतनी सीटें मिल गई कि ये राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो गया बिना किसी पार्टी के समर्थन के, तो यकीन मानिए आपका संविधान चिथड़े चिथड़े करके फेंकने वाले हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को पूजने वाले लोगों से भी गुजारिश है और इस संविधान के ऊपर यकीन करने वाले लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आज खड़े नहीं हुए, अगर आज जागृत नहीं हुए, तो आने वाली नस्लें थूकेंगी तुम्हारी फोटो के ऊपर। आज खड़े हो जाओ, अपने मुल्क को जगाओ, अपने दोस्तों को जगाओ और अपने हक की लड़ाई को बुलंद करके हिसाब लेने दिल्ली चलो। डॉक्टर साहब आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चतुर्दिशा टाइम्स और बने रहिए हमारे साथ। अगली मुलाकात